हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के सेकंड वीडियो में। एक्चुअली में मेमोरी की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, तो वीडियो 50 क्वेश्चन की जगह हमने 20 ही क्वेश्चन कर पाए। कोशिश करूंगी इस बार कि 25 क्वेश्चन कर लूँ। तो आई होप आपने वीडियो देख लिया है। जिसने भी नहीं देखा चैनल पर जाके वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख लीजिएगा मतलब टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका वीडियो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेम सेल थेरेपी के संदर्भ में सत्य कथनों का कूट बनाएं। ऑप्शन ए, इस प्रकार की कोशिकाओं में शरीर के किसी भी अंग के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। सेकंड कह रहे कि स्टेम सेल थेरेपी के प्रत्यारोपण में स्टेम कोशिकाएं किसी व्यक्ति से ली जा सकती हैं। एंड थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी में प्रत्यारोपण के दौरान मरीज स्वयं अपना डोनर होता है। तो कूट दिया गया है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड, डी फर्स्ट और थर्ड। देखो, बात करें अगर यहाँ पर हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में, तो स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि सेकेंड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सत्य, मतलब कि सत्य कथन ही पूछा है जहाँ तक। हाँ, तो सत्य कथन में फर्स्ट और थर्ड सही है। सेकेंड आपका गलत है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण में स्टेम कोशिका उसी व्यक्ति से ली जा सकती है जिनका प्रत्यारोपण होना है, यानी मरीज खुद अपना डोनर होगा। यहाँ क्या बोला है, किसी व्यक्ति से ली जा सकती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री किस देश की राजकीय यात्रा पर वहां की प्रथम महिला को पर्यावरण अनुकूल प्रयोगशाला में निर्मित हीरा भेंट किया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस या डी इजराइल। बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला को 7.5 कैरेट का पर्यावरण अनुकूल प्रयोगशाला में निर्मित हीरा भेंट किया है। और प्रयोगशाला में निर्मित हीरे शुद्ध कार्बन के क्रिस्टलीकरण के माध्यम से कृत्रिम तरीके से निर्मित हीरे हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान ही होते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, ठीक है। देश का नाम पूछा है तो यानी कि जो देश या कंट्री वो यूएसए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने कोशिका संवर्धित मांस की बिक्री को मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन ए यूएसए, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी सिंगापुर। जैसे बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी सिंगापुर। अब हमें बताना है कि कोशिका संवर्धित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला देश इनमें से कौन है। तो देखिए, सिंगापुर ने कोशिका संवर्धित मांस यानी कि सेल कल्टीवेटेड मीट की बिक्री को मंजूरी दी है। और कोशिकीय कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की बजाय कोशिका संवर्धन से पशु आधारित उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने वाले एक नए क्षुद्र ग्रह की खोज की है। इसका नाम क्या। ऑप्शन है 2023 FW13, बी सेरस, सी वेस्ता या डी पल्लस। अब बात करें अगर कि हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने वाले एक नए क्षुद्र ग्रह की खोज की है और इस क्षुद्र ग्रह को 2023 FW13 नाम दिया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2023 FW13, ओके। नेक्स्ट कह रहे कि चंद्रयान 3 निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रमा पर उतरा। ऑप्शन है 24 जुलाई 2023, बी 23 अगस्त 2023, सी 31 जुलाई 2023 या डी 15 अगस्त 2023। देखो, ये वाली डेट कब लैंड, मतलब कि चंद्रयान 3 यहाँ से कब भेजा गया और वहाँ पर कब लैंड हुआ या उतरा, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ध्यान रखना। बात करें तो इसरो को जो चंद्रयान 3 है वो आपका 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर दूर उतरा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 अगस्त 2023। ये अपने आप में डेट अभी वनडे एग्जाम में लगभग 1-1.5 साल खूब बनी रहेगी, जब तक ये दूसरा कोई अभी नहीं लॉन्च हो जाता है, कोई भी ऐसा मिशन, है ना। तो इसको पूछते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीकी दक्षता के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी हथियार प्रणाली है जो ध्वनि की गति के समान रफ्तार से उड़ान भर सकती है। सेकंड कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती है। थर्ड कह रहे हैं कि हाल ही में ईरान ने स्वदेश निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है। तो कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। कूट दिया। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें अगर यहाँ पर हम हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल की,
तो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि केवल थर्ड। केवल थर्ड बोले तो हाल ही में ईरान ने स्वदेश निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है। ठीक है, तो और चीज़ें आपको मैंने बता ही दिया है, फिलहाल अच्छे से देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जैवमंडल का भाग नहीं है डैश। ऑप्शन है जलमंडल, बी वायुमंडल, सी स्थलमंडल या डी समताप मंडल। अब जैवमंडल बोले तो बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ, तो बायोस्फीयर रिजर्व किसका पार्ट नहीं है, तो वैसे सिंपल है, सबको पता चल गया होगा। जैवमंडल पृथ्वी का एक भाग है जहाँ जीवन का अस्तित्व होता है, और इसमें शामिल है आपका क्षोभ मंडल जो वायुमंडल का एक भाग है, जलमंडल सतही जल और भूमिगत जल, स्थलमंडल मृदा चट्टान अवसाद इत्यादि जहाँ जीवन पाया जाता है। अगर जो शामिल नहीं है तो वो हो जाएगा आपका डी समताप मंडल। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, कई एक से अधिक खाद्य जाल मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। सेकेंड, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें तो प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं कई तरीकों में अंतर विभाजित होती हैं, क्योंकि एक प्रजाति कई अलग अलग प्रजातियों को खाती है और साथ ही कई अलग अलग प्रजातियों द्वारा खाई जाती है। तो इसके आपस में जुड़े हुए तंत्र होते हैं तथा इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, अर्थात कई खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल सेकेंड यहाँ पर सत्य है, फर्स्ट आपका यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपरदाहारी डेट्रीवोर्स है। ऑप्शन है खरगोश, बी शेर, सी बाज या डी मक्खियाँ। तो बात करें यहाँ पर अगर, तो अब अपरदाहारी अपरद या कूड़े को खाता है जिसमें जैविक कचरा, मलबा और जंतुओं के सूखे मल को खाता है। अपरदाहारी के उदाहरण है ऑप्शन मक्खियाँ, कॉकरोच और केचुए, दीमक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मक्खियाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लाइकेन दो प्रकार के जीवों का एक संघ होता है, ये जीव है। ऑप्शन है शैवाल और कवक, बी शैवाल और विषाणु, सी कवक और विषाणु या डी विषाणु और जीवाणु। तो बात करें तो लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक यानी कि फंगी तथा शैवाल यानी कि एल्गी दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक यानी कि एल्गी और फंगी और एल्गी। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट प्रकाश संश्लेषण, सेकेंड श्वसन, थर्ड जैविक पदार्थ का क्षय एंड फोर्थ ज्वालामुखी क्रिया। करें उपरोक्त कथनों में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट और फोर्थ, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल सेकेंड थर्ड और फोर्थ या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की, कार्बन कोशिकाओं के लिए अनिवार्य होता है। पृथ्वी पर अधिकांश कार्बन चट्टानों में भंडारित है। शेष कार्बन महासागरों, वायुमंडल, पेड़ पौधों, मृदा और जीवाश्म ईंधनों में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादक CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये बोल रहे प्रकाश संश्लेषण नहीं, इसमें नहीं होता है। इसके बाद में अन्य सारे ऑप्शन आपके सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक दशाओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जल, सेकेंड मृदा, थर्ड तापमान या फोर्थ वर्षापात। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड है हमारा, ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड, बी कोई नहीं, सी केवल फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ या डी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो बात करें अगर यहाँ पर क्वेश्चन की जिस तरीके से पूछ रहे हैं, देखो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैविक कहलाते हैं। अपने अस्तित्व के लिए इन्हें जैविक घटकों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। इन्होंने पूछा कौन सा अजैविक दशाओं से संबंधित नहीं है, तो इनमें कोई भी, देखो जल भी जीवित, मृदा, तापमान, वर्षापात, तो इनमें कोई भी संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करें कि जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 3, बी 4, सी सेकेंड एंड डी फिफ्थ। ठीक है, तो देखो जैव विविधता के प्रकार की अगर बात करें तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की किस्मों के लिए दिया गया एक शब्द है या पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों तथा उन परितंत्रों जिनमें वे रहते हैं और अंतर क्रिया करते हैं के बीच और भीतर विभेद है। जैव विविधता के 3 प्रकार हैं: प्रजाति विविधता, अनुवांशिक विविधता, परितंत्र विविधता।
आंसर की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया आपको, प्रजाति विविधता, अनुवांशिक विविधता और परितंत्र विविधता। ओके, चलो आई होप आंसर अच्छे से पता चल गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1946, बी 1948, सी 1956 या डी 1958। तो अगर बात करें IUCN यानी विश्व का सबसे पुराना और सबसे विशाल भूमंडलीय पर्यावरण संगठन है। फिलहाल इसकी स्थापना 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। IUCN का मुख्य मिशन विश्व में जैव विविधता को संरक्षण देना होता है। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा आपका 1948। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि बांदीपुर को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है संग्रहालय, बी जलप्रपात, सी नाभिकीय संयंत्र या डी राष्ट्रीय उद्यान। वैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत सिंपल है, सबको पता है और ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मुख्यतः बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कि नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, किस लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट कि वीमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी, बी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सी मिसाइल प्रौद्योगिकी या डी संचार प्रौद्योगिकी। अगर बात की जाए वीमैक्स एक उच्च गतिशालिनी लंबी परास की वायरलेस युक्ति है जो वाईफाई तकनीक की उत्तराधिकारिणी कही जा सकती है और इसकी प्रणाली भी वाईफाई के समान है, परंतु इसका परास कई किलोमीटर की परिधि में है। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा संचार प्रौद्योगिकी। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रणोदक की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कृत्रिम रबड़, बी द्रव हाइड्रोजन, सी सेलुलोज के यौगिक या डी उपरोक्त सभी। अब प्रणोदक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो बात करें अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोपोलैंट। ठीक है, तो आई थिंक कुछ समझ में आया होगा। प्रक्षेपण यान के ईंधन को प्रणोदक कहते हैं, मुख्यतः उन ईंधनों को जो प्रक्षेपण यान को आवश्यक धक्का बल प्रदान कर सके तथा आसानी से जल सके प्रणोदक कहलाते हैं, जैसे कृत्रिम रबड़, द्रव हाइड्रोजन, सेलुलोज के विभिन्न यौगिक इत्यादि। जबकि द्रव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पैराक्साइड, H2O2 आदि ऑक्सीकारक की भूमिका निभाते हैं। आंसर की बात करें तो सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अवतार एरोबिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एटमॉस्फेरिक रिसर्च क्या है? ऑप्शन है पनडुब्बी, बी अंतरिक्ष यान, सी ड्रोन या डी अग्निरोधी वस्त्र। तो बात किया जाए अगर यहाँ पर तो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक बहुउद्देशीय स्वप्रणोदित अंतरिक्ष यान का विकास कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में कार्य प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बाद अपनी ऊर्जा से ही अंतरिक्ष की कक्षा से बाहर निकलने, वायुमंडल में प्रवेश करने और पृथ्वी पर उतरने में सक्षम होगा। वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष यान का नाम अवतार रखा है। तो क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष यान है ये। अवतार क्या है? तो ये आपका एक अंतरिक्ष यान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट देश है, सूची सेकंड में एजेंसी। ऑप्शन है नासा अमेरिका, बी जाक्सा रूस, सी USA यूरोप एंड डी रोस्कोसमोस जापान। तो आपको वैसे ही नाम पता होंगे, आई थिंक करंट पे पढ़ते रहे होंगे, कहीं ना कहीं करंट में इनके नाम आते रहते हैं। जाक्सा की बात करें तो ये आपका जापान का हो जाएगा। ठीक है, नासा आपका अमेरिका का हो जाएगा, रोस्कोसमोस आपका रूस का हो जाएगा और USA आपका यूरोप का हो जाएगा। मतलब ये यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो मतलब जैसे अब हमारे यहाँ इसरो है काम करती है, इस तरीके से ये स्पेस एजेंसी हैं जो मतलब मिलकर काम करती हैं। तो आंसर की बात करें तो इस तरीके से मिलाएंगे तो A1 B4 C3 एंड D2 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आपका सही हो जाएगा। आप नाम सुनते ही रहते होंगे देशों की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दीर्घवृत्तीय कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, दीर्घवृत्तीय कक्षा पृथ्वी से 39,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कक्षा को माना जाता है। सेकंड, इस कक्षा में स्थापित एकमात्र उपग्रह मोलनिया है। तो कूट दिया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सत्य है, बी केवल सेकंड सत्य है, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सत्य है, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड कथन सत्य है। अब हमें बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। पृथ्वी से 39,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कक्षा को दीर्घवृत्तीय कक्षा माना जाता है, जिसमें उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। संचार व्यवस्था को दोनों ध्रुवों पर व्यवस्थित करने के लिए इस कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है। इसके द्वारा ध्रुवों पर
अब भू होने के कारण रात दिन संचार व्यवस्था स्थापित हो जाती। इस कक्षा में स्थापित एकमात्र उपग्रह मोलनिया है। आंसर की बात करें तो सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्रायोजेनिक तकनीक का ताप निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन है 1 से 100 डिग्री सेल्सियस, बी -0 से -150 डिग्री सेल्सियस, सी 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, या डी इनमें से कोई नहीं। क्रायोजेनिक ताप की बात हो रही है, क्रायोजेनिक तकनीक की ताप की बात हो रही है, तो आंसर की बात करें तो देखो क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापों की कहा जाता है जिसका ताप -0 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो फी हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने माइनस लगा रखा है, वहाँ पे उन्होंने नहीं बताया, हालांकि आंसर बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इजराइल से प्राप्त होने वाले फाल्कन रडार में कौन सी तकनीक प्रयोग की गई है। ऑप्शन है बराक, बी अवाक्स, सी CMDS, या डी WLR। ठीक है, इजराइल से जो हमने प्राप्त किए हैं फाल्कन रडार में, तो पूछ रहे उसमें से कौन सी तकनीक है। तो बराक को इजराइल के राफेल आर्म्स ने विकसित किया है। यह प्रणाली पानी के भीतर से मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से युद्धपोतों की रक्षा के काम आती है, और ये लंबवत वर्टिकल लॉन्चर से दागी जाती है और चारों दिशाओं में घूम भी सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बराक। फाल्कन रडार में कौन सी तकनीक प्रयोग की गई है, तो बराक प्रयोग की गई। अगर याद न रहे तो एक बराक नदी है, उसके नाम पे आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मानव रहित टोही विमान निशांत, बी पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य, सी हल्के श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव, एंड डी टैंक आधारित स्वचालित तोप अर्जुन। बात करें यहाँ पर अगर हम, अर्जुन भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। इसका डिजाइन तथा विकास और उत्पादन अवाटी स्थित युद्धक वाहन अनुसंधान में विकास प्रतिष्ठान में किया जा रहा। यह 14 अश्वशक्ति के टर्बो डीजल इंजन द्वारा चलित है, जबकि अर्जुन टैंक पर आधारित स्वचालित तोप का नाम भीम है, जिसका विकास DRDO द्वारा किया जा रहा। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, टैंक आधारित स्वचालित तोप अर्जुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आकाश मिसाइल के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सतह से हवा में प्रहार करने में सक्षम है। सेकंड, यह मध्यम दूरी यानी कि 50 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। थर्ड, यह अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों के समकक्ष है। एंड 4, यह रैमजेट तकनीक पर आधारित मिसाइल है। तो कूट दिया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड सत्य है, बी केवल फर्स्ट और फोर्थ सत्य है, सी केवल थर्ड और फोर्थ सत्य है, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सत्य है। अब बताना है यहाँ पर हमें, देखो कह रहे हैं कि आकाश मिसाइल के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रहारक क्षमता के आधार पर प्रक्षेपास्त्रों के कुल कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए सेकंड, बी फिफ्थ, सी फोर्थ, एंड डी 3। आंसर की बात करें तो बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ। चलिए तो फिलहाल इतना वीडियो रखते हैं, क्योंकि भी मेमोरी वाली प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, थैंक यू।